हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि संत रविदास ने छुआछूत और जातिवाद जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों के बीच भेदभाव को दूर करने के अथक प्रयास किए। संत परंपरा के महान योगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा ट्वीट में वो देखिए। रैदास कहे जाके हदे रहे रैन दिन राम, सो भगता भगवंत सम क्रोध न व्यापे काम। संत परंपरा के महान योगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। आइए हम सभी उनके उच्च आदर्शों का पालन करते हुए एक सुदृढ़ समाज के निर्माण का संकल्प लें। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रसिद्ध संगीतकार और गायक श्री बप्पी लहरी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अपने गीत संगीत से लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ने वाले प्रसिद्ध संगीतकार और गायक श्री बप्पी लहरी का चले जाना बेहद दुखदाई है। बप्पी जी संगीत जगत के विशिष्ट रत्न थे। बता दें कि बप्पी लहरी का कुछ समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने 69 साल की उम्र में बुधवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, अपने गीतों से लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ने वाले प्रसिद्ध गायक संगीतकार बप्पी लहरी जी का चले जाना बेहद दुखद है। उनका संगीत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। प्रभु उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। सरकार ने समय समय पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है और उनकी सभी मांगों को पूरा किया है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। सरकार ने समय समय पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है और उनकी सभी मांगों को पूरा किया है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अपने हिस्से के मानदेय में सर्वाधिक 9,961 रुपए का मासिक योगदान दे रही है, जबकि इसमें केंद्र का हिस्सा 2,700 रुपए है। ये योजना केंद्र और राज्य सरकारों के 60:40 भागीदारी पर चलाई जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा में वर्ष 2014 में आंगनबाड़ी वर्कर को 7,500 रुपए और आंगनबाड़ी हेल्पर को 3,500 रुपए बतौर मानदेय मिलता था, जो कि अब लगभग दोगुना हो चुका है। हरियाणा सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रति मास 12,661 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर को 11,401 रुपए और सहायिका को 6,781 रुपए मानदेय दे रही है। ये मानदेय केंद्र के शेयर को मिलाकर है। हरियाणा सरकार की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को जो मानदेय दिया जा रहा है वो उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक और देश भर में दूसरे स्थान पर है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सर्वाधिक मानदेय दिया जा रहा है। हरियाणा में प्रति माह 12,661 रुपए, तमिलनाडु में आंगनवाड़ी वर्कर को 12,200 रुपए, छत्तीसगढ़ में 6,500 रुपए, तो वहीं मध्य प्रदेश में 10,000 रुपए, पश्चिम बंगाल में 8,250 रुपए और पंजाब में 9,500 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, जो कि हरियाणा से काफी कम है। इसी तरह मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को हरियाणा में 11,401 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, जबकि तमिलनाडु में 9,400 रुपए, तेलंगाना में 7,800 रुपए, छत्तीसगढ़ में 4,500 रुपए, तो वहीं मध्य प्रदेश में 5,750 रुपए और पंजाब में 6,300 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी हेल्पर की बात करें तो हरियाणा में आंगनबाड़ी हेल्पर को 6,781 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। हरियाणा की तुलना में छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी हेल्पर को 3,250 रुपए, मध्य प्रदेश में 5,000 रुपए, पश्चिम बंगाल में 4,800 रुपए और पंजाब में 5,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि
हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा वेतन और सुविधाएं मिल रही है। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के हक में कई घोषणाएं भी की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के दुर्घटना होने उपरांत 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। वहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 10 साल से ज्यादा सेवा का अनुभव रखती है, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वरिष्ठता एवं लिखित परीक्षा के आधार पर पॉलिसी के अनुसार पदोन्नत करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की ओर से पूर्व में की गई ड्यूटी के लिए 1,000 रुपए की मुफ्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप देने की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार की ओर से किसी आंगनबाड़ी वर्कर की छटनी नहीं की जा रही है। साथ ही ICDS के निजीकरण की भी कोई योजना नहीं है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान परिवहन मंत्री ने बताया कि पूरे उत्तर भारत में हरियाणा रोडवेज की अलग पहचान है और आने वाले समय में रोडवेज के बेड़े को बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत रोडवेज के बेड़े में 1500 बसें जल्द शामिल की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने खनन विभाग को लेकर भी जानकारी दी। देखिए। हरियाणा में परिवहन व्यवस्था और खनन समेत तमाम मामलों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, जनता टीवी पे आपका स्वागत है। सबसे पहले सर मेरा यही सवाल है कि जो परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग की इस वक्त क्या स्थिति है सर? क्योंकि बजट जो है वो अगला बजट आने वाला है, जल्द ही बजट जो है वो पेश होगा, बजट सत्र की तारीख तय हो गई है। परिवहन विभाग की स्थिति क्या है सर? नई बसें कितनी बेड़े में आप लेने जा रहे हैं? अभी बेड़ा आपका कितनी बसों का है? बहुत लंबे समय के बाद बहुत लंबे समय कोविड में जो परिवहन की जो हालत को ठीक तो रही नहीं जी। और चल भी नहीं पाई और घाटा भी बढ़ा हमारा जी। जो अपना NCR का जो इलाका है उसमें भी एक है कि NCR में 10 साल से पुरानी डीजल की बस नहीं चल पाएंगे और 15 साल बाद पेट्रोल के व्हीकल नहीं चल पाएंगे। जो आने वाला बजट है हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बस अपने इसमें बजट में रखेंगे और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे, चाहे कोविड के हालात रहे जो भी रहे, तो बसों की ज़्यादा से ज़्यादा बेड़े को हम बढ़ाएंगे। आज बेड़े में 2900 हरियाणा रोडवेज की हैं, 540 किलोमीटर स्कीम की हैं और 809 बस हमारी नई आ गई है, आने वाली महीना 2 महीना हो जाएंगे और हम पे आज बेड़े में 4200 के आसपास बस हो जाएंगे हमारी 800 के बाद। और इसके मैं ये मानता हूँ कि जो हालत रहा है, जो पॉलिसी है जो NCR में डीजल बसों की, तो इसमें भी हमारी बसें कुछ घटेंगी। हम आने वाले समय में जल्दी से जल्दी 2000 बस लेंगे, 1000 बस अभी लेंगे, अभी आने वाले 3-4 महीना में 250 बस और लेंगे मिनी बस पहाड़ी इलाके के लिए और हमारी 50 बस और लेंगे जो वोल्वो बस है। जैसे यहाँ से जयपुर है, जयपुर से चंडीगढ़ है, दिल्ली है, आगरा है, शिमला है, मंसूरी है, बस चलती है। क्यों आदमी लोग हरियाणा रोड पे ज़्यादा भरोसा रखता है और रोडवेज की अपनी उत्तर भारत में अपनी धूम है और रोडवेज की अपनी पहचान है उत्तर भारत में। इस पहचान को बढ़ाना है, इस पहचान को ख़त्म नहीं करना। और जैसे जैसे कोविड के हालात हो जाए, 600 बस हम अभी कॉलेज है, स्कूल है, बेटियों के लिए 600 बस मुख्यमंत्री की घोषणा है, उसको पूरा करेंगे। सर, परिवहन विभाग की वित्तीय स्थिति है, यानी जो घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है। बीच में कोविड भी इसका एक कारण है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोगों को जो सुविधाएं देने के लिए जो परिवहन विभाग
जो है वो काम कर रहा है और रोडवेज की बसें जो है वो आम आदमी के लिए कहा जाता है कि उपलब्ध है, तो ये घाटा जो बढ़ रहा है सर, इसके लिए कोई ऐसी और प्लानिंग नीति बना रहे हैं कि इस घाटे को कम किया जा सके? जैसे ई टिकटिंग का आपने फैसला किया, ई टिकटिंग जैसा कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जिससे पारदर्शिता आए और पूरा जो पैसा है वो एक तरह से कोई गड़बड़ी की जो शिकायतें मिलती हैं वो ना आए आगे। जी, टिकट का इसलिए फैसला लिया कि बार बार शिकायत आती थी कि 2 नंबर की टिकट नहीं दे पाते कर्मचारी, कोई ले नहीं पाता था, कोई जो 42 कैटेगरी में हर आदमी फ्री जाना चाहता था, तो उसकी भी जानकारी मिलेगी ये किस महकमे से है, कहाँ से है, और उसी महकमे से हम क्लेम करेंगे भाई हमारा रोडवेज का पैसा दिया जाए। और इसकी अप्रैल के बाद ये चालू, अप्रैल के में ई टिकटिंग काम चालू हो जाएगा और उससे रोडवेज को लाभ मिलेगा। और रोडवेज का भी प्रॉफिट का महकमा नहीं रहा, ये लोगों को सुविधा देने का महकमा रहा है, चाहे शिक्षा है, चिकित्सा है, ट्रांसपोर्ट है, इससे आम लोगों को, जनमानस को सुविधा देनी है। पर हम मानते हैं कि जो पूरे भारत में हरियाणा सरकार एक ऐसी सरकार है, कोविड के 2 साल में अभी हमारे पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, आप पूछिए 6-6 महीना तनख्वाह नहीं दे पाए थे। और हमने हर महीना मुख्यमंत्री ने कहा हम रोडवेज के किसी भी कर्मचारी की समय पे तनख्वाह देने का काम करेंगे। और हरियाणा की सरकार ने रोडवेज के कर्मचारी को समय पे उनकी सैलरी देने का काम करा। ये सबसे बड़ी पहचान है। घाटा होने के बावजूद, सारे हालात बस होने के बाद, इन सब के बावजूद, पर फिर भी मानते हैं कि हरियाणा रोडवेज आम लोगों का, गरीब का हवाई जहाज है और गरीब इस पर अपना सफर तय करता है और गरीब आदमी इसी पे डिपेंड है। तो हम हरियाणा रोडवेज की जितनी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, आने वाले बजट में हम ट्रांसपोर्ट जो बसों के लिए ज़्यादा मुख्यमंत्री ने कहा जितनी बसों की जरूरत है हम प्रदेश के लोगों को उतनी बस देंगे। बसों की हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कोई कमी नहीं रहेगी, खजाने में कोई कमी नहीं है रोडवेज के लिए। सर, किलोमीटर स्कीम की कुछ बसें जो है वो रोड पर आ चुकी है, बाकी कुछ किलोमीटर स्कीम की बसें और भी रोड पर लेके आने की तैयारी है क्या? हालांकि किलोमीटर स्कीम की जब बसें आती है तो जो रोडवेज कर्मचारियों की यूनियन है वो इसका विरोध भी करती है। हालांकि आपने कहा कि आप रोडवेज को खत्म नहीं करने जा रहे हैं, रोडवेज की जो पहचान है उसको कायम रखना है और बढ़ाना है, लेकिन इसके बावजूद किलोमीटर स्कीम की जब बसें आती है तो नाराजगी देखने को मिलती है। अब क्या और किलोमीटर स्कीम की कुछ बसें आने वाली है? नहीं, मैं कहता हूँ कभी जैसे रोडवेज की जो बस है इसके बेड़े को पूरा करेंगे। अगर हमें किलोमीटर की स्कीम की बस लेंगे, किलोमीटर स्कीम की बसों की जगह वो भी लेंगे, पर हम हरियाणा रोडवेज का बेड़ा है जो होना चाहिए पहले उसको पूरा करेंगे, पहले उस बेड़े को पूरा करेंगे। ये बात की बात है, क्यों रोडवेज का बेड़ा पूरा करना ट्रांसपोर्ट का, बसों का, पहले हमारा लक्ष्य वो है और वहाँ जरूरत पड़े वहाँ भी करेंगे। सर, जो स्क्रैप पॉलिसी जिसकी आप बात कर रहे थे, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन की या 10 साल पुराने डीजल वाहन की, एनसीआर में खासतौर पर, तो स्क्रैप पॉलिसी को हम हरियाणा में किस तरीके से इंप्लीमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपने कोई बैठक पिछले दिनों आपने एक की थी, तो क्या स्क्रैप पॉलिसी को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं सर? नहीं, केंद्र की तरफ से जो डायरेक्शन हमको मिली है इसकी स्क्रैप पॉलिसी पूरी तैयारी की जाएगी। भाई जो व्हीकल हैं जो एनसीआर में, जैसे डीजल है 10 साल से ज़्यादा नहीं चलते, पेट्रोल का 15 साल, पर हमारा तो जो एनसीआर का इलाका सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। 14 जिले हमारे एनसीआर में, हाँ, और 8 जिले हमारे बाहर हैं। तो मेरा ही मानना है कि आने वाले समय स्क्रैप पॉलिसी लाएंगे कि केंद्र की डायरेक्शन, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी पॉलिसी तैयार कराएंगे जहाँ इलेक्ट्रिकल बस है। अभी हमें भारत सरकार से 50 इलेक्ट्रिकल अपने दिल्ली के आसपास हमें मिलनी है, ये गुड़गांव है, झज्जर है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, तो धीरे धीरे इस पॉलिसी को लागू करेंगे। सर, खनन विभाग भी आपके पास है, खनन विभाग को लेकर क्या नीति है, खासतौर पर बजट के मद्देनजर क्या सर आप कोई नई ऑक्शन की तैयारी है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि खनन विभाग के ऊपर विपक्ष के बड़े आरोप हैं। विपक्ष कहता है कि प्रदेश में खनन माफियाओं का एक तरीके से जंगल राज है, डाडम के मामले को लेकर बात करते हैं, तो क्या आप खनन को लेकर क्या स्थिति है सर आज हरियाणा में पूर्व की सरकारों के साथ तुलना अगर करते हैं तो? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और विपक्ष अपने समय में ना तो कहते हैं जी हाँ, अगर बात करते हैं हम 12 की, 13 की, 8 की, 9 की, पता ना कितना था, 250 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ इनके समय में रेवेन्यू मिलता था।
और आज 1000 के पार रेवेन्यू है। ये कहते हैं महंगाई होगी। अरे जो रेवेन्यू का जो था रेवेन्यू, मान लो रेवेन्यू में कहा भाई इतनी रॉयल्टी भरने में, वो जब भी उतनी थी आज भी थी, कोई रॉयल्टी में फर्क पड़ा नहीं, महंगाई से उससे फर्क पड़ा नहीं, सरकार खजाने में पैसा नहीं। हमने चोरी को बंद करा है, जो चहेते लोगों के जेबों में जाती थी। और मुख्यमंत्री ने जितनी रेवेन्यू की जो कलेक्शन हुई है, इससे प्रदेश के लोगों को लाभ मिला है। और जो माफिया चोर थे उनका काम बंद हो गया। चोर माफिया चिल्लाते हैं भाई ये हो गया वो हो गया, उनका काम बंद हो गया। बाकी प्रदेश में सब ठीक चल रहा है। और हरियाणा में कुछ ज्यादा मायने, हरियाणा तो नाम मात्र की मायने है। हरियाणा में कहाँ मात्र, हरियाणा हमारे नजदीक राजस्थान का प्रदेश लगा हुआ है, और जब बॉर्डर पे ही माइनिंग हो रही है। और सबसे बड़ा जो माइनिंग है राजस्थान से एनसीआर में, सारे हरियाणा में एनसीआर में, आज चंडीगढ़ तक माल राजस्थान का गिरता है। हरियाणा में तो कहीं अपने जैसे मेवात की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, या पहाड़ी इलाके की बात करें, सारे बंद है भाई, एनजीटी के कारण बंद है। और मैं मानता हूं कि जब तक मेवात का पहाड़ का क्षेत्र नहीं खुलेगा, जब तक लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, और एनसीआर के लोगों को सस्ता माल भी नहीं मिलेगा, और पॉल्यूशन में भी कमी होगी। क्यों, हम ये मानते हैं कि उसके किनारे पर राजस्थान है, इस किनारे पर हरियाणा है, मेवात है। जब तक मेवात के साथ साथ आने वाले समय में ये खुलेंगे नहीं, जो न्यायपालिका उससे परमिशन नहीं मिलेगी। और ये मान के चलते हमने 5 माइनिंग अभी, जैसे नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, या अपने यमुना सेन है, इनकी भी ऑक्शन करने जा रहे हैं, जो लोगों को सस्ते सस्ता सामान मिले और लोगों को लाभ मिले। सर, डाडम के माइनिंग में जो एक हादसा हुआ था, उस मामले में एक जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी, क्या स्टेटस है सर? रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद कर सकते हैं? जल्दी एसएस प्रसाद जी को इसका चेयरमैन बनाया, कमेटी उनके साथ गठित की है, और जो हादसा हुआ उसकी जल्दी रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगे कि किन कारणों से हादसा हुआ, क्या क्या लापरवाही रही, और जो भी आने के बाद होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, अंतिम सवाल है, बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हो रहा है। आप जब 8 तारीख को कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तो तय किया गया कि 2 मार्च से बजट सत्र शुरू हो, लेकिन आपने जैसे ही बजट सत्र शुरू करने का फैसला किया, विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया, और विपक्ष कह रहा है कि हम तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, किसान, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों पर हम घेरेंगे। क्या तैयारी है सरकार की? नहीं, विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए, और सरकार अपना काम करेगी, विपक्ष अपना काम करेगा। हमने सबसे बड़े इस प्रदेश के भ्रष्टाचार को मूल रूप से उखाड़ा है, और जो चंडीगढ़ में झोला लेके घूमते थे पूर्व की सरकार में, उसका इसलिए नहीं करा, यहाँ सब सुबह शाम तो घूमते थे, वो काम घर पे हो रहा है। पहले इनके समय पे सीएलयू कराने पाते, ट्रांसफर पे खड़े थे, नौकरी लगाने पाते। ये इसलिए दुखी है कि इनकी दुकान बंद कर दी हमने, और प्रदेश में हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ इस तरह की दुकानें बंद हुई है, और हरियाणा प्रदेश में कभी कल्पना नहीं थी इस तरह का प्रदेश होगा। और मैं तो इस बात के भाग्यशाली हूँ, और मैं इसमें उस कैबिनेट में हूँ जहाँ सब कुछ समस्या का, इस तरह की समस्या कभी खत्म नहीं होती। कभी कह रहे समस्या खत्म होगी, कभी समस्या खत्म नहीं होंगी। हम कहते हमने सब कुछ भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हमने सब माफिया कर दिए, मैं ये नहीं कहता, पर ये मान के चलते 90% उन लोगों के खिलाफ लगाम लगी है, और जो 5-7% बाकी उन पर भी लगाम लगेंगे, और कोई भी इस तरह से बच नहीं पाएगा। ये जो मेरे मित्र हैं कांग्रेस के, तो माल के लिए डोल रहे हैं, माल नहीं मिलेगा इनको। बहुत समय से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने बेबाकी के साथ कहा है कि प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उसने भ्रष्टाचार पर चोट की है। प्रदेश में 90% से भी ज्यादा भ्रष्टाचार पर अंकुश मौजूदा सरकार ने लगाया है। इसके साथ ही मूलचंद शर्मा ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में जो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार अभी बचा है उसको भी खत्म किया जाएगा, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसके अलावा परिवहन विभाग और खनन विभाग में जो तमाम फैसले लिए गए हैं उनकी जानकारी भी मूलचंद शर्मा ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो परिवहन विभाग और खनन को लेकर मंत्री मूलचंद शर्मा ने तमाम सवालों का जवाब दिया और विस्तार से बात की। तो वहीं बुधवार को हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की
645वीं जयंती पर उन्हें फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और साथ ही सिवानी में महाविद्यालय का निरीक्षण किया और साइंस ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बुधवार को लोहारू हलके में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सिवानी के गुरु रविदास मंदिर वार्ड नंबर 3 में आयोजित समारोह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती पर आप सबके बीच पहुंचकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि महान संत गुरु रविदास के आदर्शों को आधार मानकर गरीब, जरूरतमंद और आम नागरिकों की भलाई के लिए राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं और कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से संचालित किए जा रहे हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री ने संत रविदास सभा को 15 लाख की ग्रांट देने की भी घोषणा की। जो संत रविदास जी ने आज से 400 साल पहले 650 साल पहले जो चीज़ कही थी वो आज भी मतलब रखती है। और हरियाणा सरकार सभी हमारे महान संतों की, चाहे वो रविदास जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, इन सब को याद करके अपने जो महापुरुषों की कही हुई बातें हैं आने वाली पीढ़ी को बताती रहती है। और हम चाहते हैं कि हमारे इन महान पुरुषों ने, महामानवों ने मानवता के लिए जो काम किया है, आने वाली पीढ़ी समावेश करके प्रगति करे। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि संत रविदास किसी एक जातीय संप्रदाय के न होकर मानवता के पथ प्रदर्शक थे। उनकी शिक्षाएं पूरी मानवता के लिए थी और वर्तमान में भी उनकी शिक्षाएं प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोहारू क्षेत्र को प्रगति और विकास के मामले में अग्रणी बनाने के लिए और गरीबों, किसानों की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ों रुपए की लागत से कई परियोजनाओं एवं विकास कार्यों का युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सेठ मेघराज जिंदल राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया और महाविद्यालय में नवनिर्मित साइंस ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। साथ ही वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई है और 20 किलोमीटर की परिधि में राजकीय, कन्या और राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज बड़े ही खुशी का दिन है कि महाविद्यालय में उन्हें साइंस ब्लॉक, पीजी ब्लॉक, खेल मैदान, विषय रूम, कन्या कॉमन रूम का उद्घाटन करने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भी महाविद्यालय में पीजी कक्षाएं सहित शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है ताकि हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण कर सके। महाविद्यालय सिवानी में आज जो नए भवन बने हैं उनका निरीक्षण किया और ये भवन समाज ने मिलकर के, हमारे शिक्षक ने मिलकर के बगैर सरकार की सहायता के बनाए हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ। और पिछले 2 साल के अंदर इस महाविद्यालय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। बहुत सारी नई क्लासेज इसमें आई है, तरह तरह की टेक्नोलॉजी का इसमें समावेश हुआ है। यहाँ हमारे कम से कम 400 बच्चे कोरोना काल के अंदर भी इसके अंदर बढ़े हैं और मुझे विश्वास है आने वाले वक्त में साल 2 साल 3 साल के अंदर ग्रामीण परिवेश का हरियाणा का ये सबसे अच्छा कॉलेज होगा। और हम सब मिल कर के यहाँ जो है सब अच्छी सुविधाएं देंगे ताकि हमारे बच्चे और बेटियाँ पढ़ लिख करके शिक्षा ग्रहण करके दुनिया के लिए एक बहुत ही कामयाब और उनका पूरा योगदान हरियाणा के विकास में, देश के विकास में, दुनिया की प्रगति में। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि सिवानी के महाविद्यालय को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में नंबर 1 पर बनाया जाएगा और क्षेत्र के युवाओं के लिए शैक्षणिक सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है
ताकि युवा देश प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सकें और रोजगार हासिल कर सकें। जनता टीवी के लिए लोहारू से महासिंह शिवरान की रिपोर्ट। वहीं कैथल में बुधवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास का 645वां जन्मोत्सव मनाया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैथल के विधायक लीला राम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संत रविदास कहा कि समरसता का संदेश दिया और सभी को एक साथ रहने की सलाह दी। हमारे कैथल शहर के प्रताप गेट पर एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व गुरु संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। और मैं इसमें मेरा अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को बीच में बुला करके गुरु जी का आशीर्वाद मिला और उनके अनुयायियों से मिलने का कार्यक्रम हुआ। मैं आज आप सभी को पता है कि संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। मैं अपनी तरफ से समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सभी अनुयायियों को लाख लाख बधाई देता हूं इस पावन पवित्र त्योहार पर। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जनता संग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी।